हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी व्याकरण के 5 इम्पॉर्टेंट टॉपिक को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे और ये 5 टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में 11 नंबर के पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और इस प्रकार के क्वेश्चंस को समझ जाएंगे कि ये जो 5 टॉपिक हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख रखा है। फर्स्ट टॉपिक है संधि विच्छेद, सेकेंड टॉपिक है विभक्ति और वचन, थर्ड है शब्द युग्म, फोर्थ है शब्द अर्थ और फिफ्थ है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, तो ये सभी टॉपिक जो है इन सभी के हम 3-3 प्रश्नों को देखेंगे, यानी कि 3-3 क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में जितने नंबर के पूछे जाते हैं वो इधर लिखा हुआ है 3 2 2 2 2। ठीक है, यानी कि टोटल आपका 11 मार्क। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि आपका कंप्लीट हो सकता है, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूँ 2-3-4 वीडियो, तो उसको भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले हम संधि विच्छेद देखेंगे कि संधि विच्छेद क्या होता है और इसके 3 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है ये संधि विच्छेद का है। ठीक है, तो हम ऊपर लिख देते हैं संधि विच्छेद। ठीक है, होता क्या है, इसमें आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न। केवल आपको पहचानना होता है कि कौन सा सही है। देखिए जैसे फर्स्ट आपका क्वेश्चन है कि प्रत्युत्तर का संधि विच्छेद है। ठीक है, इससे पहले मैंने सभी इंपॉर्टेंट संधि विच्छेद को मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो देखिए प्रत्युत्तर का संधि विच्छेद इन चारों में से कौन सा है, तो 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे का खा गा घा करके। तो का है प्रत्युधनतर, खा है प्रतिधन उत्तर, गा है प्रधन त्युत्तर और घा है प्रतिधन उत्तर। ठीक है, तो इनमें से आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा सही ऑप्शन होगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा खा। ठीक है, यानी कि फर्स्ट का जो खा आंसर सही है वही ऑप्शन सही है, यानी कि प्रत्युत्तर का संधि विच्छेद जो होगा वो प्रतिधन उत्तर होगा। ठीक है, समझ में आया। इसी प्रकार से पूछा जाएगा। जैसे दूसरा देखिए भावुका का संधि विच्छेद है, भावुक और पीछे जो है आह लगा हुआ है, तो भावुका का संधि विच्छेद कौन सा है। का है भवधन उकाह, खा है भावधन अकाह, गा है भवधन उकाह, ठीक है, बड़ा ऊ है, और घा है भावधन उकाह। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा भवधन उकाह। ठीक है, ये आपको इसी प्रकार से समझना है, क्योंकि आप रूल्स के साथ पढ़ देंगे तो और भी अच्छी बात है, बट इस प्रकार से मैं आपको एक्सरसाइज करवाता रहता हूँ ताकि आप लोग आसानी से इन्हें कंप्लीट कर सकें। अगला देखिए हमारा तथैव का संधि विच्छेद है। इनमें से कौन सा तथैव का संधि विच्छेद है। ठीक है, का ऑप्शन है तथ धन एव, खा है तथा धन वेव, और गा है तथा धन एव, और घा है तथैव धन एव। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा तथा धन एव। ठीक है, ये तथैव का सही संधि विच्छेद होगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन विभक्ति और वचन, ये टॉपिक है विभक्ति और वचन, 2 मार्क का पूछा जाता है। देखिए ये भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। जैसे देखिए विभक्ति और वचन, कौन सी विभक्ति है कौन सा वचन है। ठीक है, तो विभक्त आपको आगे दिया रहेगा, वचन पीछे। तो जैसे पूछ लिया जाएगा कि नामसु, ठीक है, इनमें कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है। तो का ऑप्शन है तृतीया विभक्ति एक वचन, इस प्रकार से आपको समझना है। ठीक है, खा है द्वितीय विभक्ति बहुवचन, गा है सप्तमी विभक्ति बहुवचन, और घा आपका है पंचमी विभक्ति एक वचन। तो नामसु में जो है वो तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, ये सप्तमी विभक्ति बहुवचन, तो ये आपका सही आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें है नामभ्याम का संधि विच्छेद, यानी कि नामभ्याम में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है। का ऑप्शन है आपके पास तृतीय विभक्ति द्विवचन, खा है षष्ठी विभक्ति बहुवचन, गा है चतुर्थी विभक्ति एक वचन, और घा है सप्तमी विभक्ति बहुवचन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा तृतीय विभक्ति। ठीक है, तो दूसरे का आपका का ऑप्शन सही हो जाएगा तृतीय विभक्ति द्विवचन, यानी कि नामभ्याम में का ऑप्शन सही होगा तृतीय विभक्ति द्विवचन। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। ऐसे देखिए तीसरा क्वेश्चन इसमें है आत्मना, यानी कि इसमें कौन सी विभक्ति है कौन सा वचन है। तो का ऑप्शन है तृतीय विभक्ति द्विवचन, खा है तृतीय विभक्ति एक वचन, गा है प्रथमा विभक्ति बहुवचन, और घा है षष्ठी विभक्ति बहुवचन। तो आत्मना में जो सही आंसर होगा वो आपका है तृतीय विभक्ति एक वचन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका खा। तो इस प्रकार से आपके विभक्ति और वचन पूछे जाते हैं, जिसका सही आंसर आपको लिखना होता है। अब देखिए इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है शब्द युग्म। तो देखिए शब्द युग्म क्या होता है। शब्द युग्म का मतलब 2 शब्दों का जोड़ा। ठीक
ठीक है। तो ये शब्दों का जोड़ा दिया रहेगा और पूछा जाएगा कि इसका राइट आंसर, इसका राइट अर्थ क्या होगा। जैसे देखिए फर्स्ट है नियत और नियति, ठीक है। तो आपको ऑप्शन में एक चीज़ ध्यान रखना कि जो नियत पहले लिखा है उसी का अर्थ पहले लिखा होना चाहिए। जैसे नियत पहले लिखा है तो उसका अर्थ पहले होगा, नियति बाद में लिखा है तो इसका अर्थ बाद में होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो जैसे नियत और नियति, इसका सही अर्थ क्या होगा। का है निश्चित और भाग्य, खा है आदत और भाग्य, गा है प्रकृति और गणना और घा है आदत और गणना, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निश्चित और भाग्य, यानी कि नियत का मतलब होगा निश्चित और नियति का मतलब होगा भाग्य, ठीक है। तो आगे पीछे जिस प्रकार से लिखा है उसी प्रकार से अर्थ को आपको चुनना है सही आंसर। तो ये आपका सही हो जाएगा। दूसरा देखिए जैसे है अग और अघ, ठीक है। इन दोनों का सही आंसर क्या होगा। का है आगे और पीछे, खा है अचल और पाप, गा है नया और पुराना और घा है संपूर्ण और पुण्य, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा अचल और पाप, यानी कि अग का मतलब अचल और अघ का मतलब पाप। तो अचल और पाप इसका सही अर्थ होगा, ठीक है। तो यही आपका सही आंसर होगा। तीसरा देखिए क्षति और क्षिति, इन दोनों का सही आंसर क्या होगा। तो का है हानि और लाभ, खा है हानि और आकाश, गा है आकाश और पृथ्वी और घा है हानि और पृथ्वी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा हानि और पृथ्वी, यानी कि क्षति का मतलब हानि और क्षिति का मतलब पृथ्वी। तो इसका राइट आंसर हानि और पृथ्वी, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपसे पूछा जाएगा, इसी प्रकार से आंसर देना होगा। अगला हमारा देखिए क्या है, ये सभी लोगों को पता होगा, पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। शब्द अर्थ, शब्द अर्थ का मतलब होता है समानार्थी शब्द, जैसे कवि हैं, ठीक है। पर्यायवाची शब्द आपने सुना है, पर्यायवाची शब्द, उसी को हम लोग शब्द अर्थ कहेंगे। अब कवि का पर्यायवाची शब्द आपको लिखना है, ठीक है। तो कवि को हम लोग, कवि का पर्यायवाची शब्द होता है शुक्र, सूर्य, ऋषि, या फिर आप कविता के जो रचयिता होते हैं उनको भी कवि कह सकते हैं, कविता के रचयिता, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने कितने लिख दिए हैं, 1 2 3 4 लिख दिए हैं ना, लेकिन आपको 2 ही लिखना होगा। तो इसी प्रकार से आपको शब्द अर्थ जो है उसका आंसर देना होता है। दूसरा देखिए जैसे जनक, अब जनक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो पिता, पता होगा आपको। संस्थापक, ये जनक का पर्यायवाची शब्द है, या आप कह सकते हैं संस्थापक, ठीक है, संस्थापक। और एक और लिख सकते हैं जन्मदाता, जन्मदाता, ठीक है। तो ये इसका पर्यायवाची शब्द होगा। किसी दो को आप लिख सकते हैं। तीसरा देखिए जैसे द्विज है, द्विज का पर्यायवाची शब्द होता है ब्राह्मण, ब्राह्मण, ठीक है, पक्षी, चंद्रमा और दांत, ठीक है। ये चारों जो है द्विज के पर्यायवाची शब्द हैं। तो शब्द अर्थ में आपको इसी प्रकार से लिखना होगा। ऐसे आप लिख देंगे, आपको 2 मार्क दे दिया जाएगा। अगला देखिए लास्ट हमारा आता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। 3 क्वेश्चन हम इसके भी देखेंगे। इसका मतलब होता है कि अनेक शब्द, जो ये सेंटेंस दिया गया इसका कोई एक ऐसा अर्थ लिखिए, एक ऐसा शब्द लिखिए जो इन सभी के अर्थ को प्रदर्शित करे। जैसे देखिए लिखा जो कभी बूढ़ा ना हो, जिसकी कोई कीमत ना हो, ठीक है। तो जो कभी बूढ़ा ना हो उसे हम क्या कह सकते हैं। तो उसे हम लोग कह सकते हैं अजर, ठीक है। जो कभी बूढ़ा ना हो उसे हम कह सकते हैं अजर। दूसरा देखिए जिसकी कोई कीमत ना हो उसे हम क्या कह सकते हैं अमूल्य, यानी कि इसका कोई मूल्य नहीं है, ठीक है। तीसरा देखिए जो नहीं हो सकता उसे हम क्या कह सकते हैं असंभव, जिसे आप कह दीजिए असंभव, ठीक है। तो इसका मतलब जैसे कहे आपने कहा यह काम असंभव है, यानी कि यह काम आपसे नहीं हो सकता, ठीक है। तो वही जो नहीं हो सकता उसे हम कह सकते हैं अनेक असंभव, ठीक है। इसी को हम कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो ये थे आपके 5, इसके लिए भी आपको 2 मार्क मिलेंगे। तो ये थे 5 आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 11 मार्क के पूछे जाते हैं।